सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने मुझे काफ़ी पुश किया कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, जबकि मेरा ये कोई एज सच इसमें मेरी कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है कि मैं मुल्क के कोई बजट के ऊपर बात करूं। लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो इसके अंदर मैं हर चीज़ के अंदर जो भी अपने पर्सपेक्टिव से देख रहा होता हूँ चीज़ों को, और अपने हिसाब से मैं उसमें से कुछ चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो मैं इसके अंदर बजट की जो पाकिस्तान में जो अभी बजट अनाउंस हुआ है उसके अंदर जो जो भी चीज़ें बात हुई हैं, जिन चीज़ों के बारे में बात हुई है, उसमें भले वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हों या भले वो रेज़िडेंट पाकिस्तानीज़ हों, उनके लिए क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर इम्पोर्टेंट हैं जो आपको देखनी ज़रूरी हैं। मैंने कहा उसके बारे में बात कर ली जाए। वैसे तो मुझे कोई एज़ सच होप नहीं है इस बजट से, क्योंकि इसके अंदर भी अगेन कोई रिफ़ॉर्म्स नहीं हुई हैं, कोई कुछ ऐसी बात नहीं हुई है जिसके अंदर हमको लगे कि आगे कोई कोर्स करेक्शन की बात हो रही है। अगेन वही बात है कि पैसों को आप लेट्स से बोरो कर लें, लोन ले लें, और जो एक्जिस्टिंग लोन है उनको रीस्ट्रक्चर कर लें, और जो आने वाले लोन्स हैं हम उसको बजट के अंदर फिक्स कर लें। अगर इसको मैं कंपेयर करूँ किसी हाउस होल्ड बजट से, तो ये हाउस होल्ड बजट अगर किसी का इस तरह का होगा ना, तो वो तो फिर वो घर चल ही नहीं सकता। उसका रीज़न ये है कि आप सबसे पहले बात करें तो आपका अच्छी न्यूज़ तो है लोगों के लिए जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं या पेंशनर्स हैं। मेरे अपने फैमिली मेंबर्स हैं जो कि पेंशनर्स हैं, तो उनके लिए तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप होलिस्टिकली देखें पूरे मुल्क को, तो कितने लोग हैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं या कितने लोग हैं जो पेंशनर्स हैं। तो आपने पूरे मुल्क को तो एक साइड करके जो गवर्नमेंट के जो लेट्स से जो गवर्नमेंट के लिए काम करते थे या करते हैं, उनको तो आपने फ़ायदा दे दिया। अब जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनके लिए ऑलमोस्ट 30-32%, 33% के करीब जो है ना इंक्रीमेंट है इसके अंदर, इस बजट के अंदर। और जो जो लेट्स से पेंशनर्स हैं उनके लिए 17.5% का इंक्रीमेंट है। तो बहुत अच्छी बात है, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है कि ये भी मेरे ख़्याल से कम है। लेकिन पूरी जो बाकी के लोग हैं प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं या आपके घरों में जो मुलाज़िम हैं, उनके तो पैसे इस तरह से आप नहीं बढ़ाएँगे, ना वो बढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट सिर्फ़ उनका कैसे सोच सकती है जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स हों। तो ये तो एक पॉइंट था मेरा जो मैंने कहा। और दूसरी बात ये कि अगर इसको आप किसी घर के बजट के हिसाब से लगाएँ, तो आप ये तो नहीं करेंगे कि आपका घर कर्ज़े में चल रहा हो, आप कॉन्स्टेंटली बोरोइंग कर रहे हो, और फिर अपने जो घर के मुलाज़िम हैं या नौकर हैं, उनके पैसे बढ़ाना शुरू कर दें, और इतने ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर दें जस्ट बिकॉज़ कि आप उनको खुश रखना चाहते हो। तो ठीक है, वो जो जो लोग सर्वेंट्स हैं आपके घर के, वो आपको वोट तो नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी एक पॉइंट है कि आप क्यों बढ़ा रहे हैं। आप ओवरऑल अपनी सिचुएशन, और फिर सिर्फ़ मुलाज़िमों की बढ़ा रहे हैं। जो जो लो और जो आप डायरेक्ट काम कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें आपने किसी को थर्ड पार्टी के थ्रू हायर किया हुआ है, उसके नहीं बढ़ा रहे। तो ख़ैर ये पॉइंट था मेरा जो मैंने कहा ये आपसे बात करूँ कि ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है बजट के अंदर कि आप स्पेसिफ़िक लोगों को टारगेट करके आप उनके सिर्फ़ पैसे बढ़ा रहे हैं। बाकी दुनिया में बाकी पूरे मुल्क के अंदर जितने लोग हैं, उनका कोई इसके अंदर आप ये समझ लें कि आप कह रहे हैं कि भाई वो एलियनेटेड है। अच्छा, अगला पॉइंट उसके अंदर मैंने नोट किया था कि एक अच्छी बात ये है कि जो लोग पाकिस्तान में जॉब कर रहे हैं, जो नॉर्मल लेट्स से सैलरीड क्लास है, उसके ऊपर उन्होंने कोई इस वक़्त एटलीस्ट टैक्स ब्रैकेट चेंज नहीं किया, जो कि हर दफ़ा एक टारगेट होता है लोगों का कि आपकी टैक्स ब्रैकेट्स को आइडेंटिफाइड होता है ना, कि पता होता है कि यार ये इतने पैसे तो ये लोग दे ही रहे हैं, तो और दे सकते हैं, इनको और स्क्वीज़ करो। तो कम कम से कम ये है कि ये पॉइंट तो है एटलीस्ट कि कोई टैक्स ब्रैकेट के अंदर चेंजेस नहीं आई हैं, तो जो लोग एग्ज़िस्टिंग टैक्स नेट के अंदर हैं, वो उतने ही पैसे देते रहेंगे सैलरीड क्लास जितने ऑलरेडी दे रहे हैं। ऑल्दो कि वो भी गलत है ऑफ़ कोर्स, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, जो है वो है, एटलीस्ट वो डिटोरेशन की तरफ नहीं गया है। एक और पॉइंट इसके अंदर जो इंटरेस्ट पेमेंट्स का है, जो ओवरऑल इंटरेस्ट पेमेंट्स का है, जो कि मुल्क एक आपका लेट्स से जो अगले साल जितने पैसे आपके पास आने हैं और जितने आपको इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी है, जो आपने लोन ऑलरेडी लिए हुए हैं, जो 80% आपकी जो इनकम है, वो आपकी इंटरेस्ट पेमेंट्स में जाएगी। जो आपने लोन लिए हुए हैं, चाहे वो एक्सटर्नली हो, चाहे वो इंटरनली हो, वो लोन्स आपके जो हैं, वो ऑलमोस्ट 80% आप उसमें अपना खर्चा कर रहे होंगे। बाकी जो 20% बचा, उसमें डिफेंस आ जाएगा, उसमें और इस तरह की जो एक्सपेंसेस हैं, वो आ जाएँगे, और आपका बजट खत्म हो जाएगा, और बाकी जो खर्चे होंगे आपके, उसके लिए आपको बोरोइंग करनी पड़ेगी अगेन, जो कि उन्होंने बजट में रखा हुआ है कि हमें कौन-कौन से मुल्कों से कितने-कितने पैसे चाहिए। तो ये एक अगेन पॉइंट है, ये सस्टेनेबल नहीं है। बात ये है कि इस तरह चलता रहेगा, पीछे पीछे भी चलता रहे, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है, और इवेंचुअली आपको एक टाइम आएगा जो रिफ़ॉर्म करने होंगे। और मेरे ख़्याल से जो प्रॉब्लम है हर गवर्नमेंट की, वो यही है कि हर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं आए हैं, वो शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं। वो पॉलिटिकल माइलेज लूज़ नहीं करना चाहते अपनी, जब तक कि वो अगर कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन ले लेंगे, तो वो उनके अगेंस्ट जाएगा इन नेक्स्ट इलेक्शन। तो इसके लिए और फिर हर पॉलिटिकल पार्टी का यही है, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। आपको मतलब जब कोई ऑपोज़िशन में होता है, तो वो उस चीज़ को यूज़ करता है, और जब वही बात गवर्नमेंट में रह के कर रहे होते हैं, तो उसको सामने वाला ऑपोज़िशन यूज़ कर रही होती है। तो इसलिए इस पॉइंट को मेरे ख़्याल से कुछ कंसेंसस ऐसा होना चाहिए कि ऑल्दो कि मैं अगेन बात कर रहा हूँ, मेरा पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मेरे ख़्याल से फॉर द गुड ऑफ द कंट्री आपको कुछ चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, और जो हार्श डिसीज़न है वो लेना चाहिए, और उनके ऊपर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए।
इसके साथ आप ये भी बात करते हैं कि हमको डेट स्ट्रक्चरिंग करनी है। आपने बात कर ली है कि भई मुझे मुझे पैसे चाहिए आपसे, लेट्स से मैं आप बात करता हूँ एक घर की, अगेन उसको मैं पर्सनल फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ। मैं बात करता हूँ, लेट्स से मेरे पड़ोसी हैं, मैंने उनसे जो है ना 1 लाख रुपए लेने हैं, मेरे सामने वाले हैं उनसे मैंने 2 लाख रुपए लेने हैं और उनसे मैंने कहा हुआ है और वो राज़ी भी हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मैं पूरी दुनिया में ये भी कह देता हूँ कि यार मेरे पास इस वक़्त पैसे नहीं है और मुझे रीस्ट्रक्चर करने पड़ेंगे, आपके जो पैसे मैं अभी दे रहा हूँ, इसको एक काम करते हैं 2 साल बाद दे। जो जो तीसरे नंबर का लेट्स से नेबर है, उसको आप कहते हैं कि यार अभी पैसे नहीं है मेरे पास, मैं 2 साल बाद दूँगा। तो जब ये दुनिया में आप बात करेंगे तो आपको जो एक्जिस्टिंग जिन्होंने एग्री भी किया हुआ है आपको पैसे देने का, तो वो भी सोचेंगे कि यार ये अभी से हमें जो सामने वालों को बोल रहा है तो ये हमें भी इसी तरह से बोलेगा। तो आप हमारी जो सिचुएशन है जियोपॉलिटिकल, वो उस तरह की रही नहीं है, जिसकी वजह से लोग आपको पहले जिस तरह से पैसे देते थे वो अब पैसे दें आपको। तो ये आपको सोचना चाहिए कि कब तक हम बोरोइंग के ऊपर रहेंगे, और इस तरह की बातें करने से पहले भी हमको 10 दफ़ा सोचना चाहिए। अच्छा, एक और पॉइंट नॉन फाइलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब और मैं सबको ये बोलता हूँ कि पाकिस्तान में अगर आप चाहे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो, चाहे रेज़िडेंट पाकिस्तानी हो, आपको हर सूरत में फाइलर हो जाना चाहिए। फाइलर आपको टैक्स फाइल ज़रूर करना चाहिए, और उसका रीज़न ये है कि और बीइंग अ नॉन रेज़िडेंट पाकिस्तानी आपको बहुत आसान होता है। मैं बाय द वे जो वीडियोज़ बनाता हूँ, ये पर्सनल फाइनेंस से, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड होती हैं, और ये मेरी जो वीडियोज़ हैं ये प्रेडोमिनेंटली एक्सपर्ट्स को कवर कर रही होती हैं, और उसकी वजह से मेरा जो चैनल है वो ज़्यादातर लोग बाहर से देख रहे होते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स पाकिस्तानी जो हैं वो भी देख रहे होते हैं। तो नॉन रेज़िडेंट्स पाकिस्तानीज़ के लिए मैं ये कहता हूँ कि आपको हर सूरत में टैक्स फाइल करना चाहिए। कभी आपको कोई प्रॉपर्टी, अभी मेरा एक दोस्त के साथ हुआ था, 160 ऑलमोस्ट 160,000 रुपीज़ का उनको नुकसान पड़ रहा था, और ये सिर्फ़ उस वक़्त पड़ रहा था जब उनकी इनहेरिटेंस में उनको कुछ पैसे मिलने वाले थे। जब उनको पता चला कि वो नॉन फाइलर हैं, तो 160,000 रुपीज़ का उनको नुकसान हो रहा था। अब ठीक है, उनके लिए शायद इतनी बड़ी अमाउंट ना हो, लेकिन व्हाई व्हाई टू वेस्ट दिस काइंड ऑफ मनी जस्ट बिकॉज़ आप फाइलर नहीं हैं, जबकि आप ज़ीरो फाइल कर सकते हैं, ज़ीरो टैक्स फाइल कर सकते हैं, बगैर किसी खर्चे के हर साल। फिर वो जल्दी-जल्दी उन्होंने टैक्स फाइल किया, तो फिर उनका एक्टिव पेइंग टैक्स पेयर लिस्ट में आया। अब इस बजट की बात करें तो इस बजट के अंदर 50,000 से ऊपर की अगर आप ट्रांज़ैक्शन करते हैं, बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तो 0.6% का आपको टैक्स लगेगा, जो कि बड़ी अमाउंट हो जाती है। अगर लेट्स से आप 1 लाख रुपए आप कर रहे हैं एक्सपेंस, या उस पे ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, एक्सपेंस भी नहीं, ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, तो 1 लाख रुपए के ऊपर आपको 600 रुपए देने पड़ेंगे। लेट्स से 10 लाख रुपए के ऊपर 6,000 रुपए देने पड़ेंगे, एंड सो फोर्थ। तो अगर ये इस तरह की ट्रांज़ैक्शन करते हैं और आप फाइलर नहीं हैं, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान है। तो अगेन फाइलर बन जाएँ। ये जो स्टेप है, ये गलत है मेरे ख़्याल से, क्योंकि इससे लोग बैंकिंग सेक्टर की तरफ जाने के बजाय इनफॉर्मल सेक्टर पे आएँगे और वो कैश की बातें करेंगे, तो वो चीज़ सही नहीं है। लेकिन पर्सनल फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग मुझे देख रहे हैं, आपके अपने घर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप डेफ़िनिटली फाइलर बन जाएँ। अच्छा, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात इस बजट में हुई है, जो मुझे कोई समझ में नहीं आई है। मतलब उसमें कुछ कहा गया है कि डायमंड कार्ड बनेगा, कुछ कुछ कहा गया है कि आप 50,000 से ऊपर, $50,000 से ऊपर की आप रेमिटेंस करते हैं तो आपको सो एंड सो आपको फ़ायदे होंगे, और वो जो फ़ायदे हैं उसके अंदर कोई फायर आर्म लाइसेंस की बात हुई है कि एम्यूनेशन का लाइसेंस आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको प्रायोरिटी पर आपकी जो काउंसलर एक्सेस है वो मिल जाएगा यहाँ पर। मतलब इस तरह की कोई कोई टेंजिबल बात नहीं है कि मैं उसके लिए, मुझ जैसा बंदा या कोई भी छोटा-मोटा बंदा भी सिर्फ़ इसलिए पैसे थ्रू प्रॉपर चैनल भेजे कि वो उसको ये फ़ायदे हो रहे हैं। थ्रू प्रॉपर चैनल भिजवाने के लिए, बाय द वे, एक और जो उसमें बात हुई थी, वो प्रॉपर्टी के जो अगर आप खरीदते हैं, मैं भी उसको भी इसी पॉइंट में कवर कर देता हूँ। जो जो अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो जो एडवांस टैक्स होता है 2% का, वो आपको एग्ज़ेम्प्ट हो जाएगा बीइंग ओवरसीज़। अब मुझे नहीं पता उसकी क्या निटी-ग्रिटीज़ होंगी और वो किस तरह से एग्ज़ेम्प्ट होगा, लेकिन उसका क्या फ़ायदा? अब मुझे बताएँ ओवरऑल $50,000 डॉलर्स आप सेंड करने के ऊपर आपको जो प्रिविलेज मिल रहा है, फिर बीइंग एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर आपको 2% का एडवांस टैक्स खत्म होता है किसी प्रॉपर्टी के ऊपर, तो उसका फ़ायदा क्या हो रहा है? आप एक सिंपल काम जो पिछली गवर्नमेंट ने किया हुआ था बहुत अच्छा, जो रोशन डिजिटल अकाउंट का था, वो बहुत अच्छा स्टेप था। उससे अच्छा मैंने तो आज तक ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए कोई अलग से स्टेप नहीं देखा, अपार्ट फ्रॉम दैट कि जो छोटी अमाउंट होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफ़र हो रही होती है। आई थिंक 700 दिरहम से नीचे की जो अमाउंट होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, ऊपर की जो अमाउंट होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफ़र कर देती है। गवर्नमेंट कोई अलग से उसके लिए चार्ज नहीं करती है और खुद बेयर करती है जो ट्रांज़ैक्शन चार्जेज़ होते हैं। तो वो एक अच्छी चीज़ है। फिर नेक्स्ट स्टेप रोशन डिजिटल अकाउंट। इन 2 स्टेप्स के साथ अगर आप जो डॉलर की जो जो कॉस्ट है, आई मीन टू से जो प्राइस है उसकी, रुपी और डॉलर की जो पैरिटी है, अगर उसको फिक्स नहीं करें, आप उसको इंटरबैंक और ओपन मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट सेम कर दें, जो कि पहले था, उसकी वजह से सारे काम आपके रिज़ॉल्व हो जाएँगे। आपको किसी को कोई एक्स्ट्रा इंसेंटिव देने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ये देखेंगे प्रॉपर्टी के ऊपर अगर आप मुझे 2% टैक्स का एग्ज़ेम्पशन दे रहे हैं, तो और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूँ कि 2 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी है।
उसका कोई डीसी रेट है, लेट्स से 1 करोड़ रुपए डीसी रेट है, या हो सकता है इससे कम, या हो सकता है इससे ज़्यादा। जस्ट अज़्यूम कि 2 करोड़ की प्रॉपर्टी पर 50% उसका डीसी रेट है, जिसके ऊपर मुझे वो टैक्स लगना है। यानी कि 2 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 1 करोड़ की जो अमाउंट बन रही है, उसके ऊपर जो टैक्स लगना है, वो तकरीबन 2% का लगना है, जो कि तकरीबन कोई 2 लाख रुपए बनता है। अब 2 करोड़ रुपए जब मैं ट्रांसफ़र करूँगा, अगर मेरा ओपन मार्केट और जो जो इंटरबैंक का रेट है, उसके अंदर का जो डिफ़रेंस है, वो इतना ह्यूज डिफ़रेंस हो जाता है। आजकल आपने देखा, आजकल तो फिर भी थोड़ा कम हो गया है, लेकिन कुछ दिनों पहले 10% का डिफ़रेंस आ रहा था तकरीबन, या लेट्स से 5% का डिफ़रेंस आ रहा है, तो मुझे वो 2% का कोई फ़ायदा नहीं है, उसका एग्ज़म्पशन का। तो इन एनी केस मैं उसको फिर गलत तरीके से ही इन्वेस्ट करूँगा अगर मुझे करना होगा। अगर मैं मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं करूँगा, मैंने तो पहले ही बताया है वीडियोज़ के अंदर कि मैंने ऑलरेडी इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है पाकिस्तान में कि अब मुझको समझ नहीं आता, अनलेस एंड अंटिल कोई ड्रास्टिक चेंज आती है। तो जो इन्वेस्टमेंट अभी कर दी है वही अच्छे पैसों में रिटर्न हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ जिन लोगों को करनी है उनको मुझे पता है ना क्या फ़ायदा है। 2% का जो आपको एग्ज़म्पशन मिल रही है उसका कोई, अगर तो रुपी डॉलर पैरिटी सेम हो जाती है फिर तो समझ में आती भी है। अगर वो पैरिटी सेम नहीं होती है, 5-6% का आपको डिफरेंस पड़ रहा है ओपन मार्केट इंटरबैंक के अंदर, तो क्या फ़ायदा हो रहा है फिर उसका 2% फ़ायदे का। इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर शेयर करें लोगों को। जितना मुझे समझ में आया, मैंने कोई पॉलिटिक्स के एंड से इस वीडियो को नहीं बना रहा। मैं सिर्फ़ बना रहा हूँ कि जो ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं और जो रेज़िडेंट पाकिस्तानीज़ हैं, उनके लिए क्या-क्या पॉइंट्स हैं इस बजट के अंदर, जो कि कोई बहुत ज़्यादा अच्छी पिक्चर तो पेंट नहीं कर रहा पाकिस्तान की, लेकिन फिर भी। अच्छा, इसके बाद एक पॉइंट ये कि जो नेशनल सेविंग्स है पाकिस्तान के अंदर, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट की सेविंग स्कीम के अंदर, उसके अंदर एक थोड़ा-सा चेंज ये आया था। उसके रेट्स तो रिवाइज़ नहीं हुए, ऑफ कोर्स बजट के अंदर ये चीज़ डिसाइड नहीं होती, क्योंकि बजट के अंदर आपके पॉलिसी रेट्स या जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, वो तो स्टेट बैंक डिसाइड करता है। लेकिन ये बजट के अंदर जो बात हुई है, वो ये कि जो पेंशनर्स और जो शुहदा वेलफेयर, आई थिंक वो अकाउंट होते हैं से नेशनल सेविंग्स के, उसके अंदर आपके उसकी जो अमाउंट है, पहले 50 लाख रुपए की जो सीलिंग थी, वो अब बढ़ा के 75 लाख्स कर दी है, जो कि राइटली सो, बिकॉज़ इन्फ्लेशन इतने, मैं वो देख रहा हूँ कि 50 लाख की ये लिमिट, आई थिंक जब से मैं देख रहा हूँ ऑलमोस्ट कोई 70 का डॉलर था उस वक़्त से लेकर अब तक, ये ऑलमोस्ट उसी लेवल के ऊपर 50 लाख की सीलिंग है, जो कि अब बहुत कम हो गया है। ऑलमोस्ट ड डॉलर की टर्म्स के अंदर रुपए की वैल्यू 3 टू 4 टाइम्स कम हो गई है, और ये वैल्यू उतनी ही थी, 50 लाख रुपए। इसको 75 लाख रुपए कर दिया, तो व्हिच इज़ गुड, बिकॉज़ उससे जो जो लोग पेंशनर्स हैं उनको थोड़ा-सा फ़ायदा हो सकता है, थोड़े-से एक्स्ट्रा पैसे डाल सकते हैं। वैसे एक डिस्क्रिपेंसी आजकल आई हुई है कि मुझे समझ नहीं आया था, वो मैं अभी ऐसे ही देख रहा था, नेशनल सेविंग्स का किसी ने क्वेश्चन किया था मुझसे। तो जो बहबूद सर्टिफ़िकेट्स हैं, उनके रेट्स ऑलमोस्ट 16% है, और जो स्पेशल सेविंग सर्टिफ़िकेट है, या जो उनका जो जो आई थिंक करंट जो अकाउंट होता है, उनका सेविंग्स अकाउंट होता है, उसके 19% है। ऑल्दो कि मुझे पता है कि इंटरेस्ट रेट्स किस तरह से काम कर रहे हैं आजकल, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो उसकी वजह से जो जो आपका अकाउंट है, उसके अंदर ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। आफ्टर इवन दो के जो बहबूद सर्टिफ़िकेट है, उसके अंदर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो 0% टैक्स होता है उसके ऊपर। लेकिन फिर भी आपका जो अकाउंट है, उसके अंदर आपको ज़्यादा मिल रहा है। अगर किसी को ये किसी को फ़ायदा हो जाए, अगर ये इस बात को देख लें वो जाकर, सेविंग्स अगर आपको रिसेंटली आपने सोचा हुआ है कुछ पैसे डालने का, तो बहबूद सर्टिफ़िकेट और जो आपके नेशनल सेविंग्स का जो अकाउंट है, उसके अंदर इस वक़्त अकाउंट के प्रॉफ़िट रेट्स ज़्यादा हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो पीआईए टाइप की जो कंपनीज़ हैं, या लेट्स से जो स्टील मिल टाइप की कंपनीज़ हैं, मुझे इनके एग्ज़ैक्टली ओवर द टॉप ऑफ माई माइंड तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये लॉस मेकिंग एंटिटीज़ हैं, इनको प्राइवेटाइज़ नहीं किया। अगेन अगर मैं बात करूँ कि मुझे अपने घर की बात करूँ, मैं घर के अंदर कोई एक ऐसी चीज़ पड़ी हुई है जो मेरा घर का एक पूरा पोर्शन घेरे हुई है, और उसने मुझे रेंटल नहीं मिल रहा है उस पोर्शन से। मैं लेट्स से 2 फ्लोर्स के घर पे रहता हूँ, नीचे वाला फ्लोर पूरा एक जो है ना भरा हुआ है, गंदा हुआ है, और उसके अंदर कार्टन रखे हुए हैं, और उन कार्टन्स के अंदर ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं जिनका मुझे आगे मेरी नस्लों को भी कोई फ़ायदा नहीं होना। तो मैं उसको निकाल के क्यों नहीं उसको रेंट पे दे देता? या उसको मैं किसी को उस जगह को आउटसोर्स क्यों नहीं कर सकता था? तो अब वही बात है, अगेन पॉलिटिकल विल की बात है। इसके अंदर भी हर गवर्नमेंट के साथ यही मसला है। पीआईए, स्टील मिल टाइप की कंपनीज़ को अगर नहीं चला पा रहे, इंडिया की एग्ज़ाम्पल भी हमारे सामने है, और भी बहुत सारे मुल्कों की एग्ज़ाम्पल है कि इस तरह की, अगर आप एंटिटीज़ को नहीं, आप अपना मुल्क ही नहीं चला पा रहे, तो आप इस तरह की एंटिटीज़ को कैसे चलाएँगे? तो इसलिए इन चीज़ों को भी देखना चाहिए गवर्नमेंट को कि इन चीज़ों को एज़ सून एज़ पॉसिबल डिस्पोज़ ऑफ करें। आई होप कि नेक्स्ट गवर्नमेंट जो आती है, वैसे तो मुश्किल ही है कि जो हालात हैं इसमें, कि कोई एक सिंपल मेजॉरिटी के साथ कोई मैंडेट किसी के पास आए, लेकिन आई होप कि जिसके पास भी आए, वो अच्छा मेजॉरिटी के साथ आए, ताकि वो इस तरह की रिफ़ॉर्म्स कर सकें। अच्छा, एक जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट था कि
जो म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो पहले कुछ साल पहले तक एक ऑप्शन दिया हुआ था कि आपको टैक्स रिबेट मिलता था अगर आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर स्पेसिफिक अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, तो वो अब सिर्फ पेंशन अकाउंट में भी, वो भी स्पेसिफिक पेंशन अकाउंट के अंदर मौजूद है। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को ये वापस लेकर आना चाहिए ताकि लोगों के अंदर एटलीस्ट कुछ लेवल के ऊपर, किसी लेवल के ऊपर इन्वेस्टमेंट को वो अर्ज कर सकें लोगों को, जो लोग टैक्स दे रहे हैं वो थोड़ा सा टैक्स बचा सकें और इन्वेस्ट भी कर सकें। इस वक्त कोई इंसेंटिव नहीं है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि स्टॉक मार्केट की ऐसी हालात ख़राब हैं। और आप ठीक है मनी मार्केट के अंदर कर सकते हैं, लेकिन मनी मार्केट के अंदर वो जो टैक्स बेनिफिट था वो आजकल नहीं है। इसके अलावा इन्फ्लेशन का टारगेट 21-20% के करीब रखा हुआ है, तो वो अभी अभी आप देख लें कि अगले साल के अंदर भी आपको कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपकी जो भी खर्चे हैं आज से 1 साल बाद, वैसे इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा कि जो इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है वो हर बंदे के ऊपर डिफरेंट आता है। वैसे पहले भी बनाई थी मैंने एक वीडियो, लेकिन अब एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से मैं कुछ और कंट्रीज़ को मैं चाह रहा था कि ज़रा कंपेयर करूँ, क्योंकि इन्फ्लेशन का जो जो इम्पैक्ट है वो किसी की सैलरी 3 लाख रुपए और किसी की सैलरी 6 लाख रुपए और किसी की सैलरी 30,000 रुपए, इन तीनों के ऊपर बिल्कुल डिफरेंट किस्म का इम्पैक्ट पड़ेगा। कुछ अगर 20% की इन्फ्लेशन है, कुछ लोगों के ऊपर वो पूरे के पूरे 20% ट्रांसफ़र हो जाएँगे, बल्कि उससे भी ज़्यादा ट्रांसफ़र हो सकते हैं, और कुछ लोगों के ऊपर ये 20% का शायद 10% ट्रांसफ़र हो, और कुछ लोगों का शायद कुछ फ़र्क ही ना पड़े उनके ऊपर। तो उनके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं कि आप किस तरह से आप अपने आप को अलाइन किए हुए हैं इस मुल्क के अंदर, जो जो अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आप देख लें कि 21% का इस वक़्त टारगेट है, तो आगे हालात सही नहीं होने। शायद अगले साल जाकर किसी टाइम पर जाके इन्फ्लेशन कम होना शुरू हो, लेकिन अभी से आपको बजटिंग अपने घर की इस तरह करनी चाहिए कि ये 20% आप उसके अंदर एडजस्ट करें किसी तरह से। अच्छा, इसके अलावा जो फ्रीलांसर्स हैं उनके लिए कुछ अच्छी बातें हुई हैं इसके अंदर, उनको जो स्मॉल एंड मीडियम मीडियम एंटरप्राइज़ है उनको वैसा कंसिडर कर लिया गया है। इसी तरह से उनको एग्ज़म्पशंस दी गई हैं टैक्सेस के अंदर। कुछ ये भी है कि जो आपको मुझे नहीं पता, मैं फ्रीलांसर नहीं हूँ, ना मैं टैक्स में डील करता हूँ, लेकिन जो मैंने समझा है उसके अंदर वो इस तरह से था कि आपको आई थिंक 50 या $25,000 के करीब की अगर आपकी इनवर्ड रेमिटेंस है, तो उसको आप टैक्स के अंदर आपको रिपोर्ट भी नहीं करना पड़ेगा। कुछ इस तरह की बातें थी। तो वो आई होप कि फ्रीलांसर जो हैं वो जो देख रहे हैं वो ज़रूर इस बजट को ज़रा डीपली स्टडी करें कि उनमें उनको क्या फ़ायदा मिल रहा है। एक और पॉइंट जो क्रेडिट कार्ड से के पॉइंट ऑफ व्यू से है, मैं कहता हूँ कि अगर किसी के पास पैसे हैं पाकिस्तान के अंदर और थोड़ा-सा खर्चा ज़्यादा होता है उसका, तो मैं कहूँगा कि आप दुबई की रेज़िडेंसी ले लें और यहाँ पर रहते हुए यहाँ की बैंक अकाउंट खोल के, यहाँ की क्रेडिट कार्ड लेकर फिर क्रेडिट कार्ड यूज़ करें। पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त बहुत बुरा हाल होने वाला है। इस वक़्त एक तो वही डॉलर पैरिटी की वजह से आपके हाल बुरा हुआ हुआ है, जो एक्सपेंस होता है वो अच्छा खासा एक्सॉर्बिटेंट हो जाता है। अगर आप डॉलर में अगर कहीं स्पेंड कर रहे होते हैं अपने क्रेडिट कार्ड को, ऑन टॉप ऑफ दैट अभी वो कह रहे हैं कि 5 टू 10% के करीब आपको एडिशनल टैक्स लगेगा। आई थिंक 5% नॉन फाइलर्स के लिए 10% सॉरी 5% फाइलर्स के लिए 10% नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स होगा, इन केस आप फॉरेन ट्रांज़ैक्शन करते हैं अपने लोकल क्रेडिट कार्ड से। तो ये भी आपके ज़हन में होना चाहिए कि आपको आप किस तरह से अपनी, अगर आप आईटी कंपनी के लेट्स से हैं या कोई इस तरह के सॉफ्टवेयर लेते हैं जो कि बाहर आपको पेमेंट करनी पड़ती है, उसके अंदर भी एक चीज़ है कि आईटी कंपनीज़ को थोड़ा-सा उन्होंने लीवरेज दी है कि ऑलमोस्ट $50,000 के आप डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू आर लेट्स से एक्सपोर्टिंग, तो 1% का उसकी शायद एक लिमिट है कि अगर लेट्स से आपने लेट्स से 1 करोड़ लेट्स से $1,00,000 आपने सेंड किए और आपने 1% के करीब आप उसका इम्पोर्ट भी कर सकते हैं टैक्स फ्री इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। तो वो है कुछ फ़ायदा, लेकिन क्रेडिट कार्ड जो प्योरली क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा है उसके लिए प्रॉब्लम ये है कि वो 5 टू 10% के करीब आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं ऑन फॉरेन ट्रांज़ैक्शन। सो एज़ ऑलवेज़ मेरा पॉइंट ये होता है कि मैं आपको थोड़ा-सा गाइड कर दूँ पर्सनल फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा कोई ताल्लुक पॉलिटिक्स से नहीं है, ना मेरा कोई ताल्लुक मैक्रो इकोनॉमी से है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमी को मैं उतना समझने की कोशिश करता हूँ जितना मुझको अपनी पर्सनल फाइनेंस के अंदर या अपनी जो मैं काम कर रहा हूँ या जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ उसके अंदर मुझको जितना फ़ायदा हो सके मैं उसको उतना समझने की कोशिश करता हूँ। मैं उस पे ज़्यादा डीप में लोगों से डिबेट नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके अंदर मुझे लगता है कि वो आपका टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं वो चीज़, क्योंकि लोग जो सही लोग हैं उनकी आप बातें सुन लें और आप उसके अंदर ग्रास्प कर लें। कुछ लोग सही लोग भी होके बायस चीज़ें कर रहे होते हैं, तो वो भी आपको अपना इंटेलिजेंस शो करनी पड़ती है वहाँ पर कि किन लोगों की किन बातों को आप समझें और किन लोगों की किन बातों को आप थोड़ा-सा फ़िल्टर आउट करते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अपनी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करें। अपनी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें इस वीडियो को। इस चैनल के ऊपर मैं बात करता हूँ पर्सनल फाइनेंस की, प्रोडक्टिविटी की। इस एंड स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ पर ये वीडियो नज़र आ रही है, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ दिनों पहले। उसके अंदर मैंने बात की थी पोमोडोरो टेक्निक की, वो यहाँ पर लगा दी है। इसके अलावा अगर आपको दुबई की प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझना है कि आप मॉर्गेज कैसे कैसे ले सकते हैं विदाउट बीइंग अ रेज़िडेंट ऑफ यूएई, तो यहाँ पर मैंने इस वीडियो का लिंक लगाया है जो अभी रिसेंटली पॉडकास्ट की थी, इसका लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।